क्या आप सोच सकते हैं कोई इंसान 10 साल तक अपने ही घर में कैद रहे और जब बाहर निकलने की हिम्मत जुटाए तो सामने खड़ा हो एक ऐसा डर जो उसकी सारी हिम्मत चूर चूर कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एना से। एना के हाथ में एक बहुत पुरानी चाबी होती है जिसे वो बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन तभी अचानक घर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। एना जैसे ही दरवाजे के पास जाती है, देखती है कि उसका भाई बाहर बैठा है। उसे कैंसर था और वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ने वाला था। एना ये बात जानती थी और इसीलिए दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। वो अपने भाई का ख्याल खुद रखती थी, किसी को भी घर में आने नहीं देती थी, क्योंकि इस घर में बहुत से रहस्य छुपे हुए थे। उसका भाई उसे अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन एना बहुत परेशान होती है, इसलिए वहां से चली जाती है। एना पिछले कई सालों से एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। उसे हर चीज की टेंशन रहती थी और पिछले 10 सालों से उसने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। उसे लगता था कि अगर वो बाहर गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आज उसी घर में उसके भाई का वकील आता है। उसका भाई मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी एना के नाम करना चाहता था, लेकिन ये सुनते ही एना घबरा जाती है। तभी डोरबेल बजती है। रोज की तरह एना का डिलीवरी बॉय डैन्यू खाना देने आता है। भाई के अलावा एना सिर्फ डैन्यू से ही बात करती थी। उसी वक्त अचानक एना को भाई के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर जाती है तो देखती है कि उसका भाई फर्श पर गिरा पड़ा है। वो प्यार से उसे उठाकर बेड पर सुलाती है और दोनों मिलकर दिन भर बातें करते हैं। हर रात उसका अलार्म बजता है। दवा देने का टाइम होता है। वो भाई के कमरे में जाती है, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। उसका भाई मर चुका होता है। एना पूरी तरह टूट जाती है। मां बाप तो पहले ही नहीं थे और अब उसका आखिरी सहारा भी चला गया था। वो रेस्क्यू वालों को कॉल करती है, बॉडी को भेज देती है, फिर पूरे घर की सफाई करती है। भाई की सारी दवाइयां, उसकी चीजें सब हटा देती है। अगली सुबह डैन्यू फिर आता है। वो हमेशा की तरह हल्के फुल्के अंदाज में बात करता है, लेकिन आज एना फूट फूट कर रो पड़ती है। डैन्यू अंदर आता है और एना का दर्द सुनता है। वो उसे सलाह देता है, ये घर बेच दो, कहीं और चली जाओ। लेकिन एना कहती है, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, मेरी सारी यादें इसी से जुड़ी है। डैन्यू बताता है कि वो भी कभी इस शहर से निकलना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी ने उसे रोक लिया। ये सुनते ही एना अंदर जाती है और पैसों से भरा एक बैग बाहर लाकर उसके सामने रख देती है। कहती है, अगर मैं नहीं निकल सकती तो कम से कम तुम तो अपनी जिंदगी सुधार लो। लेकिन डैन्यू को यह ठीक नहीं लगता और वो बैग छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एना के भाई का अंतिम संस्कार था। वो तैयार तो होती है, लेकिन अपनी मानसिक हालत की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती। वो फ्यूनरल छोड़ देती है। वो खुद के लिए चाय बना रही होती है। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आती है। वो झांक कर देखती है। 3 स्ट्रेंजर्स उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका इरादा कुछ अच्छा नहीं था। डर के मारे एना टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कॉल कर पाती, तीनों चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था कि एना आज फ्यूनरल पर जाएगी। वो आराम से घर में घूमते हैं, लेकिन तभी कैटल की सीटी सुनाई देती है। अब उन्हें समझ आ जाता है, घर में कोई है। चोर एना को ढूंढने लगते हैं। एना डर के मारे ऊपर की ओर भाग जाती है। जब वो बेडरूम में होती है, एक चोर अंदर आ जाता है। एना भागकर सीढ़ियां उतरती है और मेन गेट की ओर जाती है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा पाती और चोर उसे पकड़ लेते हैं। उसे सोफे पर बैठाकर पूछते हैं, भागी क्यों नहीं? वो कहती है, मैं घबरा गई थी। लेकिन इन चोरों को एना से नहीं, उसके पैसों से मतलब था। वो सारा घर छान मारते हैं, लेकिन बैग तो टेबल पर ही रखा था। उनका ध्यान ही नहीं जाता। एक चोर उसकी निगरानी पर लगा रहता है। एना उसे बताती है, मैं पिछले 10 सालों से इस घर से बाहर नहीं निकली। वो चोर हक्का बक्का रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है?
एक चोर इस बात को साबित करने के लिए कि वाकई कोई लड़की पिछले 10 सालों से एक ही घर में बंद है, उसे जबरदस्ती घर के बाहर खींच कर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की एना घर से बाहर कदम रखती है, उसकी हालत एकदम बिगड़ जाती है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और डर के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसे साफ साफ दिखना भी बंद हो जाता है। उसकी चीखें सुनकर दूसरा चोर वहां दौड़ कर आता है। एना की खराब हालत देखकर वो उसे तुरंत अंदर वापस ले जाता है। लेकिन अब ये चोर एना को जबरदस्ती कपड़े बदलने के लिए कहने लगता है, मगर एना इतनी डर और सदमे में होती है कि उसे अपने आसपास हो रही चीजों का कोई होश नहीं होता। उधर बाकी 2 चोर फिर से पैसे ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी तलाश में वो नीचे बेसमेंट तक पहुंचते हैं। वहां पर 2 बेहद अजीब दरवाजे होते हैं जिनमें कोई हैंडल ही नहीं होता। जब वो इन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो पूरी तरह से जाम है। शायद यही वो कमरे हैं जिन्हें छुपाने के लिए एना और उसका भाई किसी को भी इस घर के अंदर आने नहीं देते थे। इसी बीच वही चोर दोबारा एना को कपड़े बदलने के लिए जबरदस्ती करता है। लेकिन जब एना उसकी बात नहीं मानती तो वो गुस्से में आकर खुद ही उसके कपड़े उतारने लगता है। और तभी वहां पर नेन आ जाता है। जैसे ही डैन अंदर आता है वो इन चोरों को पहचान लेता है, क्योंकि ये चोर दरअसल डैन के ही दोस्त थे। तो क्या डैन भी इन चोरों के साथ मिला हुआ था? क्या ये सब एक बड़ा प्लान था? एना के दिमाग में एक ख्याल आता है, कहीं 10 भी तो इनके साथ मिला हुआ नहीं है। लेकिन नहीं, अगर वो शामिल होता तो खुद क्यों आता एना को देखने? उसने तो बस ये जानने के लिए कदम बढ़ाया था कि एना अपने भाई की फ्यूनरल पर क्यों नहीं आई। डैन की आवाज सुनकर एक और शोर उठता है और उसी अफरा तफरी में एना भी मौका देखकर छुप जाती है। छिपते छिपते वो देखती है कि इन लोगों ने डैन को बुरी तरह मारा और बेहोश कर दिया। क्यों? क्योंकि डैन उनके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। अब ये लोग एना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है, खुद ही बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हारे तोते को मार डालूंगा। एना नहीं निकलती। उस आदमी ने गुस्से में आकर हथौड़ा उठाया और तोते को बैरमी से मार डाला। उसी वक्त हमें दिखता है डैन को होश आ चुका है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए चोर उसे बांधकर जमीन पर बैठा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना ने मौका देखा और वहां से भाग निकली। लेकिन तभी एक चोर की नजर उस पर पड़ जाती है। वो चोर जैसे ही उसे पकड़ने आता है, एना पास पड़ी चीज उठाकर उसके गले पर मारती है और चोर वही ढेर हो जाता है। कुछ देर बाद बाकी दोनों चोरों को बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है एना उस मरे हुए चोर की लाश को घसीटते हुए बेसमेंट की ओर ले जा रही है। अब दोनों चोर आवाज की तह तक जाने के लिए बेसमेंट में उतरते हैं और फर्श पर फैले खून के निशान का पीछा करते हुए अपनी साथी की लाश तक पहुंचते हैं। मरा हुआ चोर जेपी नाम के चोर का भाई था। अपने भाई की मौत देखकर जेपी पूरी तरह टूट जाता है और अब उसने ठान लिया है वो बदला लेकर रहेगा। इसी बीच दूसरा चोर एना को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और भागते हुए उसी बेसमेंट में बने एक कमरे में जाती है। वहां उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। अंदर से एक चाबी निकालती है और उससे एक और बॉक्स खोलकर एक लीवर दबा देती है। लीवर दबाते ही बेसमेंट की ओर जाने वाली सारी सीढ़ियां बंद हो जाती है। अब दोनों चोर जो अपने साथी की लाश देखने आए थे वही बेसमेंट में फंस जाते हैं। अब दोनों पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोहे की भारी तलवार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता है वो दरवाजा अब नहीं टूटने वाला। अब हमें दिखाया जाता है कि एना डैन के पास आती है। डैन उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। इनमें से सिर्फ मैंस मेरा दोस्त था। मैंने बस उसे तुम्हारे पैसों के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता था कि वो चोरी की प्लानिंग करेगा। लेकिन एना ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने ये भी नहीं देखा कि वो उसका दोस्त है
उसके गुनाह की सजा दी, डेन की उंगली तोड़ दी और उसे बंधे हुए हाथों के साथ ही बेसमेंट में धकेल दिया। नीचे गिरते ही डेन का पैर टूट गया और वो दर्द से चीख उठा। और इसके बाद क्या हुआ? बेसमेंट का दरवाजा बंद करने के बाद एना एक सीक्रेट कैबिनेट के अंदर जाती है। वहां एक बड़ी सी स्क्रीन पर बेसमेंट की लाइव फुटेज दिखाई दे रही होती है। वो स्क्रीन पर देखती है कि डेन दर्द से कराह रहा है। जेपी उसके पैरों की मरहम पट्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। इतने में एना एक रिमोट कंट्रोल उठाती है और बेसमेंट के गेट के पास जाकर बोलती है, तुम लोगों के पीछे 2 दरवाजे हैं, उनमें से एक में फर्स्ट एड किट रखी है। और ये कहकर वो रिमोट से उन दरवाजों को खोल देती है। जेपी जल्दी से फर्स्ट एड लाने के लिए उस रूम में घुसता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, एना रिमोट से उस रूम को लॉक कर देती है। जेपी गुस्से से झल्ला उठता है। वो चारों तरफ देखता है। ये रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर एना का रूम था। उसकी कॉपी। उधर जेपी का दूसरा साथी दूसरे डोर को खोलने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, उसे सामने 2 बड़े फ्रीजर दिखाई देते हैं। उसने जैसे ही फ्रीजर खोले, उसके होश उड़ जाते हैं। उनमें ढेर सारी लाशें पड़ी थी। उसी रूम से एक और रास्ता बाहर की तरफ भी जाता था, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर जा सके, एना अचानक पीछे से आती है और उसके सिर पर एक भारी हथौड़े से वार कर देती है। उसका सिर फट जाता है, लेकिन जिंदा बचने के लिए वो एना पर पलटकर हमला करता है। उसका गला पकड़कर दबाने लगता है, लेकिन उसके सिर से लगातार बहता खून आखिरकार उसकी जान ले लेता है। अब हम देखते हैं डेन, जो अपने साथियों को ढूंढते हुए इस फ्रीजर वाले रूम तक पहुंच जाता है। वहां की हालत और फ्रीजर में पड़ी लाशें देखकर वो भी दहल जाता है। उसी समय एना के घर उसकी लॉयर पहुंचती है वसीयत देने के लिए। एना खुद को संभालते हुए ऊपर आती है और ऐसा दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन तभी नीचे बेसमेंट से अजीब सी आवाज आती है। लॉयर पूछती है, ये आवाज कैसी थी? एना हंसते हुए कहती है, शायद कोई जानवर होगा। लॉयर को थोड़ी शंका तो होती है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो निकलती है, एना फिर से बेसमेंट की सीढ़ियां खोलती है और नीचे उतरती है। जैसे ही वो डेन को उस फ्रीजर वाले रूम में देखती है, उसका पारा चढ़ जाता है। गुस्से में वो डेन को बालों से पकड़कर घसीटती है और एक अलमारी में कैद कर देती है। लेकिन ये अलमारी दरअसल एक सीक्रेट डोर थी, जिससे डेन एक और रूम में पहुंच जाता है। उस रूम में उसका दूसरा साथी भी होता है। इस नए रूम के अंदर एक खास मिरर लगा होता है, जो एक तरफ से शीशा है और दूसरी तरफ से एना उन्हें देख सकती है। एना उस मिरर के पीछे बैठकर दोनों को गौर से देखती है, लेकिन वो लोग एना को नहीं देख सकते। तभी जेपी को इस मिरर के बारे में शक होता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एना की आवाज आती है, कोई फायदा नहीं, ये मिरर बुलेट प्रूफ है, नहीं टूटेगा। फिर एना कहती है, तुम अलमारी में जो शर्ट पड़ी है उसे पहन लो। अब सवाल उठता है, जेपी अब क्या करेगा? इस वक्त वो पूरी तरह एना के कंट्रोल में था। एना जो कहती उसे वही करना पड़ता। एना ने जैसे ही कहा, उसने अलमारी से शर्ट निकाली और पहन ली। अब यहां पर आकर एक भयानक सच्चाई सामने आती है। असल में एना और उसका भाई दोनों साइकोपैथ थे। उनका शौक था लोगों को ड्रग्स देकर बेहोशी की हालत में इस कमरे में लाना। ये कोई आम कमरा नहीं था, ये एक मौत का जाल था। जैसे ही कोई शिकार कमरे में आता, अलमारी एक रास्ता बन जाती और उस रास्ते से एना का भाई चुपचाप कमरे में दाखिल होता और बेरमी से उनकी हत्या कर देता। और एना वो शीशे के पीछे बैठकर ये सब देखती थी, जैसे किसी हॉरर मूवी का मजा ले रही हो। इस मोड़ पर जेपी पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर। वो एना से गुस्से में पूछता है, हम यहां क्यों हैं? ये कमरा तुमने क्यों बनाया? और ये शर्ट, ये किसी और की है ना? तुमने मुझे किसकी शर्ट पहनाई है?
अब एना ने अपने अतीत का सबसे डरावना राज खोलना शुरू किया। उसने कहा, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा ने मेरा शारीरिक शोषण किया, और जब मेरे भाई को यह सब पता चला तो उसका दिमाग फट गया। एक दिन उसने पापा का गला घोंटकर उन्हें मार डाला। पापा की मौत ने मुझे डराया नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिया। जब मेरे भाई ने मेरी आंखों में वो राहत देखी, उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि वो हर उस आदमी को मारेगा जो लड़कियों को तकलीफ देता है। वो उन्हें बहला फुसलाकर इस कमरे में लाता और फिर उसी अलमारी से बाहर निकलकर उन्हें मार डालता। मारने से पहले वो उन्हें पापा की वही शर्ट पहनाता जो आज तुमने पहनी है, ताकि हर बार ऐसा लगे जैसे वो मेरे पापा को ही मार रहा हो। और मैं उसे देखते हुए खुद को उस दर्द से आजाद महसूस करती थी। जेपी ये सब सुनकर सन्न रह जाता है और गुस्से में कह उठता है, तुम दोनों तो पागल हो। ये सुनते ही एना को बहुत गुस्सा आता है। उसके लिए ये कोई जुर्म नहीं था, बल्कि न्याय था। वो डेन से कहती है, ड्रॉर में रखी गन उठाओ और जेपी को गोली मार दो। डेन जैसे ही गन उठाने बढ़ता है, जेपी अचानक उसे धक्का देकर खुद गन तक पहुंच जाता है। अब गन उसके हाथ में है और वो डेन को मारने ही वाला होता है कि तभी एना बोलती है, नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे, तुम खुद को मारोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की मौत की असली वजह तुम हो। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो खुद को खत्म करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। शुरुआत में जेपी एना की बातों में आ भी जाता है, गन अपनी ओर करता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है उसे होश आता है। वो खुद को नहीं बल्कि गन को फिर से डेन की तरफ मोड़ देता है। इस बार एना खुद सामने आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डैन उसकी वजह से मारा जाए। इसीलिए अब वो रिमोट कंट्रोल से एक दरवाजा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है दोनों आजाद हो जाते हैं। जैसे ही आजादी की हवा उन्हें छूती है, दोनों ने चैन की एक गहरी सांस ली। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जेपी की आंखों में अपने भाई की मौत की तस्वीरें दौड़ जाती हैं। उसकी वो चीख, उसका वो दर्द, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो गया। उसे याद आता है, उसने कसम खाई थी अपने भाई की मौत का बदला लेने की। डैन उसे रोकने की कोशिश करता है, ऐसा मत कर, अंदर गया तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जेपी गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ देता है और बिना पीछे देखे अंदर चला जाता है। अब जेपी उस घर के अंदर केरोसिन ऑयल छिड़कने लगता है, एक एक कोने में, क्योंकि अब वो एना से बदला लेना चाहता है। उसके दिल में आग लगी थी और अब वो उस आग से इस घर को भी जलाना चाहता था। तभी एना उसके सामने आ जाती है, हाथ में पैसों से भरा एक भारी बॉक्स लिए। लेकिन जेपी को अब पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो बॉक्स को धक्का देकर साइड में फेंक देता है और एना को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। एना उससे बचने की कोशिश करती है, भागती है, लेकिन जेपी आखिरकार उसे पकड़ लेता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं अपने भाई का बदला लेने जा रहा हूं और तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड ने किया था। अब जेपी की नीयत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई घिनौना कदम उठा पाता, डैन अचानक वहां आकर उसे रोक देता है। वो जेपी को धक्का देकर साइड करता है और इसी अफरातफरी में एना जेपी की पॉकेट से चुपके से गन निकाल लेती है। फिर बिना एक पल गवाए एना ने गन उठाई और एक ही झटके में जेपी को शूट कर दिया। गोली की आवाज गूंजी और जेपी जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए खामोश। ये सब कुछ डैन ने अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था अगर उसने जरा भी रिएक्ट किया तो अगला नंबर उसी का होगा। डैन चुपचाप वहां से खिसक गया, बिना पीछे देखे। डैन के जाने के बाद एना ने भी फैसला किया, अब इस घर में और नहीं रहना। 10 सालों में पहली बार जब वो इस घर से बाहर निकली
तो उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो घबराई हुई नहीं थी, वो आजाद थी। उस पल के साथ ही जैसे उसकी वो पुरानी बीमारी, वो डर सब खत्म हो गया था। जैसे ही वो बाहर आई, उसने माचिस की एक तिल्ली जलाई और अपने ही घर को आग लगा दी। उस घर को जो उसके अतीत का कैदखाना बन चुका था। आग की लपटों में उसका अतीत जल रहा था और वो एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। और इसी सीन के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।